ग्रेट टू हैव यू चिंतन जी ऑन दिस कॉल। थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अग्रिम बधाइयाँ आईपीओ के लिए। मोमेंटस ओकेजन है। और आपकी कंपनी, आपके ग्रुप के काफ़ी कंपनीज ऑलरेडी भी आ चुकी हैं आईपीओज। तो आपको बहुत बधाइयाँ इसके लिए, एक और आईपीओ आ रहा है। यहाँ से शुरुआत करते हैं सर, थोड़ा कंपनी के बारे में बताएं, कैसा अभी तक जर्नी रही है। शुक्रिया। जो हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपसे आपके बहुत सारे श्रोताओं को हमारी बहुत सारी स्कीम्स में आपका पैसा भी होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसे मैनेज करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है, जैसे कि आपने कहा, आपकी बधाइयों के लिए शुक्रिया। और हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो है, ये एक जॉइंट वेंचर है। आईसीआईसीआई बैंक का ओनरशिप है। इस ट्रांजैक्शन के पहले 51% था और 49% प्रूडेंशियल होल्डिंग्स यूके का था। आईपीओ में प्रूडेंशियल होल्डिंग्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। उन्होंने 4.5% प्री आईपीओ में बेचा है और 10% का जो आईपीओ आने वाला है 10,600 करोड़ के आसपास का, जो ट्रांजैक्शन के वक्त ही आईसीआईसीआई बैंक ने ये कह दिया है कि आईसीआईसीआई बैंक अपनी जो हिस्सेदारी है वो बनाए रखेंगे और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईसीआईसीआई बैंक का सब्सिडरी बना रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने इस ट्रांजैक्शन के वक्त 2% हिस्सा प्रूडेंशियल से खरीदा है मार्केट प्राइस पे, जो भाव पे आईपीओ होगा। तो ये ट्रांजैक्शन का था और हमें बहुत खुशी है कि जो हमारी जर्नी है, जो हमारी ग्रोथ है, उसके साथ अभी और भी लोग जुड़ जाएंगे। राइट। सो और अभी आपसे बात करते टाइम आपने ही बताया कि इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी हुई है। शायद 15-20 साल पहले 2 लाख करोड़ का एयूएम हुआ करता था। और अभी काफ़ी स्कीम्स का भी ऑलमोस्ट उस लेवल पे टच कर रहा है। तो थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं सर। इस इंडस्ट्री में क्या ऐसा खास है और कहाँ पे आप इसे अगले 5 साल में जाते हुए देखते हैं। तो अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो किसी भी कंट्री के ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई होती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो आज से 20 साल पहले करीबन 30 लाख करोड़ के आसपास थी, वो आज बढ़कर 330 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। तो अगर हम ये जो जीडीपी की ग्रोथ देखें तो उसी के साथ साथ लोगों के जो सेविंग्स है वो भी ग्रो हो रहे हैं। और जो भी कंट्री ऐसे इवॉल्व होती है तो जो सेविंग्स के तरीके हैं वो भी बदलते हैं। तो पहले जो सेविंग्स होती थी वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में होती थी। अभी म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा जरिया बन चुका है, बहुत ही पॉपुलर जरिया बन चुका है। पिछले 4-5 सालों से अगर हम देखें तो वहां पर ग्रोथ भी अच्छी देखी गई है और घर घर में आज म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वो पता है। तो उसका ऑब्वियसली सबसे बड़ा दारोमदारा हम रेगुलेटर को देना चाहेंगे। उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट निवेशकों के लिए बनाया है, काफी ट्रांसपेरेंट है, रीजनेबली सस्ता है और इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पोर्टफोलियोज पूरी इंडस्ट्री ने एक अच्छा काम किया है पोर्टफोलियोज मैनेज करने का। और आज एक आम इन्वेस्टर को अगर मार्केट में पार्टिसिपेशन चाहिए तो उनको खुद से करने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल फंड के द्वारा उनको हिस्सेदारी मिल जाती है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई, आपने जैसे कहा कि पहले छोटी इंडस्ट्री थी तो फंड्स भी सीमित थे, ऑप्शंस भी सीमित थे। आज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, नई नई कैटेगरीज बन चुकी है जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। और इन सभी कैटेगरीज में जो बड़े म्यूचुअल फंड्स है और खासतौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने बहुत मेहनत करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जिससे निवेशकों को अपना पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के द्वारा मैनेज हो सकता है और इसी के कारण हम ग्रोथ भी देख रहे हैं। तो आगे भी हमारा ऐसा मानना है कि अगर भारत का ग्रोथ होता है तो इंडस्ट्री ग्रो होगा। हम अगर अच्छी तरीके से पैसा मैनेज कर सके, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी का धर्म होता है पैसा अच्छे से मैनेज करना। और अगर हम वो कर पाए हमारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स के थ्रू तो हमारा भी ग्रोथ उसके साथ हो सकता है और हम उसके लिए पूरी मेहनत करते रहेंगे। जी। अ, बहुत बढ़िया बात आपने कही है चिंतन जी। अ, अभी मैं आपके फाइनेंशियल्स देखता हूं तो काफी अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लगता है इस साल की शुरू के 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता है कि इस बार आप बड़ा इजीली कंफर्टेबली 5,000 करोड़ का टर्नओवर जो है वो क्रॉस करने वाले हैं। 5,000 तो कर ही लेंगे हम तो, 6,000 भी क्रॉस कर सकते हैं।
गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक तो ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छी रही है और मेरे ख्याल से इसमें आईसीआईसीआई बैंक का जो पेरेंटेज है उसने काफ़ी हेल्प किया होगा क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग वगैरह में. बट गोइंग फॉरवर्ड, डू यू सी ऑनलाइन जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग वो पेस पिकअप कर रहा है और वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एजेंट्स के या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के या बैंक्स के, उसको वो थ्रेट कर सकता है? और अगर हाँ तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी कंपनी पे, बट लार्जली एएमसी इंडस्ट्री पे भी? ऐसा देखते हैं कि जैसे जैसे नई एएमसीज भी आ रही है, आज करीबन 50 से आसपास एएमसीज हो चुकी है और भी बढ़ेगी म्यूचुअल फंड्स। तो एक नया कैटेगरी क्रिएट हो रहा है लोगों के लिए, लोगों का जो एक्सपीरियंस है और या फिर जो लोगों को जो नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स का वो बढ़ रहा है। आपके द्वारा भी बहुत सारा जो इन्वेस्टर एजुकेशन वगैरह होता है, लोगों को पता चलता है म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ग्रोथ को कहीं पे भी आ जाएगी। और आपने कहा एक दो तीन तरीके हो सकते हैं, आप एडवाइजर के थ्रू आ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आ सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू भी आ सकते हो, डायरेक्ट रेगुलर में। तो द पॉइंट इज दैट जहां से भी पैसा आए, एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमको पैसा अच्छे से मैनेज करना है। और हम अगर पैसे अच्छे से मैनेज करेंगे तो पैसा आएगा। रही बात फेड की, तो क्योंकि पूरा मार्केट ही बढ़ रहा है, तो सभी तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम देखेंगे तो भारत में ग्रो हो रहा है। तो कहाँ पर भी कैनिबलाइजेशन या एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर जो रेस है वो ऐसा है कि कौन कितना ज्यादा मेहनत करके जो म्यूचुअल फंड के बाहर सेविंग्स है उसको म्यूचुअल फंड में ला सके। और बैंक्स हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, आईएफएस हो, एडवाइजर्स हो, ऑनलाइन चैनल्स हो, सबकी एक ही चाह है कि जो बाहर सेविंग्स है उसको अच्छी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लाए और फिर म्यूचुअल फंड्स उसको अच्छे से मैनेज करे। तो ग्रोथ होने के कारण कहीं पे कंपटीशन नहीं है, सिर्फ उतना है कि कहाँ से पैसा आए। एज अ म्यूचुअल फंड हमें जहां से भी पैसा आए हम तो खुश है, क्योंकि हम वो अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमें और पैसा आएगा और हमारा मुनाफा बना रहेगा। आपने जो टॉप लाइन की बात कही, फ्रेंकली हम टॉप लाइन को देखते भी नहीं है, क्योंकि टॉप लाइन इज अ फंक्शन ऑफ जितना हम यूम मैनेज करते हैं, जितना चार्ज करते हैं। हमारे लिए बॉटम लाइन यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में अदर इनकम की भी हिस्सेदारी हो सकती है। अदर इनकम इज फंक्शन ऑफ नेटवर्थ। बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जहां पर हमारा पूरा फोकस रहता है, तो कम कॉस्ट पर ज्यादा पैसा अच्छे से मैनेज करें। और अगर आप अच्छे से पैसा मैनेज करते हो तो आपको कम कॉस्ट में भी आपका जो सेल्स है वो होते रहेगा। तो एक ब्रांड इमेज, जैसे आपने कहा, ब्रांड लिनिएज तो है ही है। और वो ब्रांड लिनिएज के साथ साथ अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा नहीं है कि हम बैंक सब्सिडरी है तो हमको बैंक ही बेच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है और हम सभी चैनल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक चैनल को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के ग्रोथ के साथ जुड़े बने रहे हम, और उसी के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस मैनेज करेंगे पैसा, तो मुनाफा होगा। पर इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज कहना चाहेंगे वापस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ मेट्रिक देखेंगे और वहां पर हम अव्वल नंबर पर है। इंडस्ट्री का 20% से ज्यादा हिस्सेदारी है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो अच्छा पैसा अच्छे से भी मैनेज कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली भी मैनेज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है और शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा है। डेफिनेटली, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया चिंतन जी. लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन हियर. पिछले 5 साल में कैसे चेंजेस आपने देखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में? तो स्पेशली म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन आने के बाद जो बहुत ही बढ़िया तरीके से एमफी ने कैंपेन लाया था, रेगुलेटर ने 2 बिप सेट असाइड किया कि आप एडवर्टाइजिंग कीजिए म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो उसके बाद एक जो एक्नॉलेजमेंट था, म्यूचुअल फंड का एक्सेप्टेंस था, वो बहुत बढ़ चुका था। और उसी के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो भी बढ़ते गया। तो आज हम देखेंगे सभी लार्ज बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, लोग आईएफए के तौर पर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को भी ज्वाइन हो रहे हैं, खुद का भी आईएफए प्रैक्टिस है। तो बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है। और पहले लार्ज सिटीज जैसे कि मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, राजकोट, अहमदाबाद में ही सीमित था जो इक्विटी कल्चर था। आज वो बढ़कर उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन इवन राजस्थान वाज अ वेरी लार्ज मार्केट अर्लियर, बट वो इक्विटी के लिए था। म्यूचुअल फंड्स के लिए वो बढ़ते जा रहा है अभी। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और क्योंकि ऑनलाइन बहुत आसानी से केवाईसी वगैरह हो जाता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी काफी पावरफुल हो चुके हैं। अगेन इंडिया का जो डिजिटल स्टैक है उसको पूरा इसमें एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, उसकी शुक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक्सेसिबिलिटी इतना बढ़ गया आफ्टर हैविंग आधार इनेबल्ड केवाईसी।
दैट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो जो ऊपर के 30 बड़े शहर है उसके नीचे के जो शहर है वहां पर भी ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है। तो अक्रॉस इंडिया अभी ग्रोथ हो रहा है और उसी के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि सभी चैनल्स में भी ग्रोथ आ रहा है। स्पेशली जो इंडिविजुअल आईएफएस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। ओके, ग्रेट। आपने कहा इंडिविजुअल में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये जो है, ये डायरेक्ट को आप बता रहे हैं या जो आईएफएस होते हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स तो नहीं, आईएफए की ही बात कर रहे हैं, वहां पे आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है? डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होता है वहां पर इंडिविजुअल आईएफएस का जो ग्रोथ है, आईएफए लेड ग्रोथ है, वो काफी है। डायरेक्ट एक चैनल है वो अपनी तरीके से ग्रो हो ही रहा है। अगर हम देखें तो हमारा भी 24% हिस्सा डायरेक्ट से आता है, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन पोर्टल भी होते हैं, एडवाइजर्स भी होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी लोग डायरेक्टली आते हैं, हमारे ऐप पे वगैरह। तो वो जो पूरा मैट्रिक्स है डायरेक्ट का, वो बढ़ रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ मार्केट है जिसका उसमें एक्सेप्टेंस है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन लेड जो बिजनेस है वो काफी ग्रो हो रहा है। और वहां पर जो मेहनत, जो एडवाइजरी अच्छा कर पा रहे हैं, या फिर जो अपने इन्वेस्टर्स को सही कौन सा प्रोडक्ट है अगर चुन के बता पा रहे हैं, तो उसमें हमको ग्रोथ काफी दिख रहा है। जी। अच्छा, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है, और मेरे ख्याल से शुरू से ही मैंने तो ऐसा देखा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड्स काफी हैं। एक तो स्कीम्स भी काफी हैं हर किसी म्यूचुअल फंड में, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स भी अपने आप में काफी हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत है? और जिसको हम बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है ना, वो अभी तक शायद उतना नहीं आया। मे बी आई एम एन आउटसाइडर, बट एक वो होता है कि कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि ये कंपनी जो है ना, ये इस चीज में स्पेशलाइज करती है। फॉर एग्जांपल क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स में ज्यादा स्पेशलाइज करते हैं। सो इस टाइप का आप होते हुए कुछ इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? तो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स काफी बढ़ रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, उसके कारण नया मार्केट भी क्रिएट हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी है। एज अ बैंक लेड एएमसी अगर आप टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो तीनों ही बैंक लेड है, 40% से ज्यादा उनकी हिस्सेदारी बनी रहती है। तो जो मार्केट ग्रो हो रहा है उसके साथ साथ हमारी हिस्सेदारी स्टेडीली ग्रो हो रही है। तो हमें वहां पे कंपटीशन के कारण हिस्सेदारी कम नहीं हो रही है। पर ये इंपॉर्टेंट है आपने जो कहा कि स्पेशलाइजेशन फंड के लेवल पे हो या स्पेशलाइजेशन म्यूचुअल फंड के लेवल पे, यानी कि एस एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या हम खुद को डिफाइन कर रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, या फिर हमारे पास ऐसे फंड हो जो इतने अच्छी तरीके से खुद को डिफाइन कर पाए। जैसे अगर हम आप देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू स्कीम है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्कीम है। अगर हम हमारा लार्ज कैप स्कीम देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा लार्ज कैप स्कीम है। अगर हम मल्टी एसेट स्कीम देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी एसेट स्कीम है। बैलेंस एडवांटेज फंड देखें तो इंडिया के बड़े बैलेंस एडवांटेज स्कीम में से एक है। और वहां पर हमारी ब्रांड रिकॉल और एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो भले एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी हम खुद को डिफाइन ना कर पाए कि हम ग्रोथ है या क्वालिटी है या वैल्यू है, पर हमारी जो स्कीम्स है वो खुद को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उनका एक खुद का ब्रांडिंग है, खुद का एक ब्रांड नेम है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड रिकॉल फॉर इन्वेस्टर्स। और हमारी यही चाह रहती है कि हम जो भी फंड चलाए, जो भी फंड इन्वेस्ट करे, जो इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है स्पेशल सिचुएशंस के ऊपर है। 7 साल पहले जब लॉन्च किया गया था 2-3 हजार करोड़ से नीचे का फंड था, 30,000 करोड़ के आसपास का फंड हो चुका है। तो फोकस ये रहता है कि अगर हम कोई थीम को ले, थीम को एक्सेप्ट करें, तो पहले 2-3 साल उसको ऐसे चलाए, अच्छे से चलाए, और फिर जब लोगों का एक्सेप्टेंस उसमें बढ़े तो खुद में एक ब्रांड बन जाए। तो आपने सही कहा कि बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, पर विद इन दैट अगर आप मार्केट में बात करोगे तो आईसीआईसीआई का जो जो स्कीम्स पॉपुलर है या जो स्कीम्स लोगों को रुझान है, वो स्कीम्स के लिए अगर ब्रांड रिकॉल देखे तो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हमने बहुत लंबे अवधि तक उन स्कीम्स को इंक्यूबेट करके अच्छे से चलाया है। और जो नए स्कीम्स होते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि अपने वर्टिकल में वो अच्छा चले। तो पीएमएस एआईएफ में भी हमारी, पीएमएस में हम भारत में म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा एयूएम रखते हैं। तो उसका एक कारण ये है, ये एक्टिव इक्विटी, इंडिविजुअल इक्विटी में, कि हमने वहां पे भी फोकस किया। तो स्मॉल और मिड कैप हम वहां पे ज्यादा करते हैं, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जहां पर पीएमएस एआईएफ में न्यूनतम 50 लाख और 1 करोड़ होते हैं, वहां पर ज्यादा होती है। तो हमारा फोकस भी ज्यादा है। तो जहां पर म्यूचुअल फंड्स में हमारे इन्वेस्टर कोई रिटायर्ड स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, तो हम कंजर्वेटिवली चलाते हैं।
पीएमएस में हम थोड़े अग्रेसिव ज्यादा हो सकते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में भी। तो एक पूरा पोर्टफोलियो है, पूरा बुके है इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए हम नहीं मानते कि किसी भी एएमसी को खुद को डिफाइन करना चाहिए कि हमारी ए स्टाइल है या बी स्टाइल है या सी स्टाइल है। हमारी कोई भी स्टाइल हो सकती है, पर जो स्टाइल हम फंड लेवल पे यानी कि स्कीम लेवल पे नक्की करते हैं, उसे अच्छे से चलाए, तो वो स्टाइल इटसेल्फ बिकम्स अ ब्रांड। सो लार्ज कैप, डिस्कवरी, बैलेंस एडवांटेज फंड, पीएमएस, हमारे पास बहुत ऐसे ऑप्शंस है जो खुद अपने आप में अपने बड़े स्कीम्स तो है ही, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज हुए और वो खुद के ब्रांड्स हैं। ग्रेट। एसआईएफ अभी एक नया इंस्ट्रूमेंट सेबी ने अलाउ किया है, उसके अंदर भी आप एंटर करना चाहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? तो हमारे पास ऑलरेडी अप्रूवल्स भी है और अगले 3 से 6 महीने में हम लॉन्च भी करेंगे। पर जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हम कोई भी अगर नई स्कीम या नया थॉट प्रोसेस लाते हैं, तो उसे लाकर पहले 2-3 साल हम परफॉर्मेंस लाना चाहेंगे, उसमें एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहेंगे खुद का। और उसके बाद एक बार थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाए और लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली, उसमें परफॉर्मेंस भी लोगों को दिखता है, फिर वो अपने आप से स्केल अप होता है। तो हमारा ये नॉर्मल स्टांस नहीं रहता कि हम एक साथ बहुत बड़ा एयूएम ले ले और उसके बाद परफॉर्मेंस लाए। पहले परफॉर्मेंस लाके फिर उसमें एयूएम क्रिएट करते हैं, और जो भी चीज लाते हैं उसे अच्छी तरह से सोच समझ कर लाने की कोशिश करते हैं। तो एसआईएफ में भी हमारा ऐसा ही कोशिश रहेगा कि जो जो चीज हम लाए उससे पहले प्रूव करें, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो, और उसके बाद लोग उसमें बड़ी तरीके से जुड़ सके। ये और एक वर्टिकल है हमारे लिए, जैसे कि हमारे पास म्यूचुअल फंड है, इवन ईटीएफ इंडेक्स फंड की हमने बात नहीं की, पर ईटीएफ इंडेक्स फंड में भी हम क्लियर नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रिटेल एयूएम। तो वहां पे भी हमारे पास 50 से ज्यादा स्कीम्स है। तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। वहां पर पैसा भले ही ज्यादा ना बनता हो, पर वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है ईटीएफ और इंडेक्स फंड का हमारे लिए। पीएमएस, एआईएफ, और फिर ये सिप्स अभी आगे बढ़ेगा। और आगे जाके अगर हमको परमिशन वगैरह मिलेंगे तो प्राइवेट इक्विटी भी हम जोड़ना चाहेंगे हमारे बिजनेस में, ताकि एक इन्वेस्टर, एक निवेशक के पास हम जब जाए तो हमारे पास सभी तरीके के फंड्स होने चाहिए, लिक्विड इन्वेस्टमेंट से लेके प्राइवेट इक्विटी तक, ताकि एक पूरा बुके निवेशक के लिए बन सके। तो एज एन इन्वेस्टर इन योर कंपनी अगर मैं देखूं तो मैं बेसिकली इंटरेस्टेड होऊंगा ग्रोथ के अंदर, कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर सकती है। सो वन वे इज ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अभी तक आप करते ही आ रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दैट। लेकिन दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप इनऑर्गेनिकली ग्रो करें, और अभी अभी आपने बताया कि 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। कभी कोई ब्लॉक पे आएगा भी इनमें से, और उस समय आपकी, या लेट से अभी भी इनफैक्ट आपकी जो स्ट्रेटेजी है, क्या थिंकिंग है आईसीआईसीआई ग्रुप की एक्विजिशंस वगैरह को लेके? आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एएमसी बिजनेस। तो एक तो हमारे पास ज्यादातर सभी कुछ अवेलेबल है, हमने खुद क्रिएट किया है। अगर कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमारे पास वो ऑफरिंग नहीं है या क्षमता नहीं है कि हम वो ऑफरिंग को क्रिएट कर सके जल्दी से, और मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड है, तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं। पर कोई भी चीज के लिए हर चीज का एक दाम होता है। अगर वो इवेल्युएशन करने के बाद हमें लगा कि हमारे लिए अच्छा फिट है, शेयर होल्डर्स के लिए भी और एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म ऑल्सो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फिट है, तो तभी हम उसको एनालाइज जरूर करेंगे। पर आज तक कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। पर जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, हमें लगता है कि एक ऑफरिंग हमारे पास आ सकता है अच्छे दाम पर, जिससे वैल्यू एडिशन होगा आगे जाके, तो हम उसे जरूर एनालाइज करना चाहेंगे। एज ऑफ नाउ, जैसे कि हमने आपको कहा कि प्राइवेट इक्विटी के लिए हमने परमिशन मांगी है एक जो सब्सिडरी है उसके कुछ स्कीम्स को लाने के लिए, तो वो परमिशन मिल जाती है। तो वो, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट इक्विटी की क्षमता नहीं थी, तो हमें वो टीम्स भी चाहिए, और उसके जो एक थॉट प्रोसेस अलग होता है प्राइवेट इक्विटी का। वैसा कुछ हो तो हम जरूर कर सकते हैं, पर उसके अलावा हमें नहीं लगता कि कोई वर्टिकल जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। और ज्यादातर वर्टिकल्स में हमारी लेट से हम इनोवेशन खुद कर लेते हैं, या फिर हम खुद फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हैं। जैसे कि ईटीएफ्स में अगर आप देखोगे तो सिल्वर ईटीएफ हो, स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स हो, हम खुद पहले ला सके थे। तो जहां पर भी हम खुद कोई प्रोडक्ट ला सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड एज अ कैटेगरी भी हमने करीबन 2006-7 में सोचा था। तो खुद हम अगर कर सकते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जहां पर बाहर कुछ अच्छा आईपी या अच्छा कुछ इनोवेशन हमें मिल सकता है, जिससे हमारे निवेशक, बोथ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को फायदा मिल सकता है, तो जरूर हम उसे इवेल्युएट करेंगे। और फिर उसके लिए हमें अगर
जो भी पे करना पड़े, अगर हमारे लिए वो फिट होता है हमारे पैरामीटर्स में, तो हम कर पाएंगे। बस बहुत ही रेयर इवेंट है वो। राइट। चिंतन जी, फाइनली हम प्राइस की भी बात कर लेते हैं। अ, आप तो म्यूचुअल फंड चलाते हैं खुद, तो आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज इन विच यू एंश्योर कि आप इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट कर पाए, एक प्राइम कंसिडरेशन ये रहती है कि लेट्स बाय विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स लेने चाहिए। तो और ये भूमिका जो मैं बांध रहा हूँ ये खास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से आते हैं। बिल्कुल। 36.5 के करीब का आपका पोस्ट इश्यू पीई रेशियो रहने वाला है। अ, आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं क्या? तो कोई भी बिजनेस में अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, आपने सही कहा, कुछ कुछ लॉस मेकिंग बिजनेसेस भी है जो लिस्टिंग होता है, अगर उनका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ पे अगर पिछले 3 साल के अर्निंग्स ग्रोथ देखे तो एयूएम ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ तो काफी अच्छे रहे। मार्केट डिटरमिन्ड होते हैं, एयूएम कितना ग्रो होगा वो भी मार्केट डिटरमिन्ड होता है। तो उसी के साथ साथ जो अनुमान लगता है, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर्स साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं। एज एन एएमसी हमारे अगर डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और जो प्राइस एक फेयर है वो डिसाइड होता है, पर मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती है अल्टीमेटली। और एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न, रिलेटिव वैल्यूएशन देखा जाता है कि भाई मार्केट में आज जो सेक्टर्स में कैपिटल के रिक्वायर्ड नहीं है, उन सेक्टर्स का क्या वैल्यूएशन वगैरह है। पर ऑनेस्टली वैल्यूएशंस मर्चेंट बैंक का डिसाइड करते हैं इन लाइन विद द इन्वेस्टर्स, और फिर बोर्ड डिसाइड करता है। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी कंपनी जिस तरह से ग्रो हो रही है और ग्रो हो पाती है, आगे भी आपको लगता है कि ग्रो होगी, तो रिस्क तो होता ही है इक्विटी में, पर वो रिस्क के साथ साथ अगर आप क्वालिटी ऑफ कंपनी, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, क्वालिटी ऑफ पीपल अगर देखें और उसके साथ आप उसको ऐड कर ले, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि विद इन द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ पर इसको फिट करना है, ग्रोथ में फिट करना है। और जो आपने प्री आईपीओ की जो लिस्ट है, सूची है, वो भी देखी होगी, तो दुनिया भर के नामचीन और इंडिया के भी नामचीन निवेशक इसमें जुड़े हुए हैं। और आगे भी अगर हम देखें तो आज एंकर की लिस्ट भी आ जाएगी, तो उसमें भी आपको जो लिस्ट दिखेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि वाइल देयर इज नो राइट और रॉन्ग, कोई फेयर प्राइस और कैसे डिटरमिन करे वो मुश्किल है कहना, हर एक का एक नजरिया रहता है, क्योंकि प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग। पर अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से देखें और इंडस्ट्री को देखें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि निवेशकों का रिस्पॉन्स अच्छा अभी तक रहा है, जो प्री आईपीओ और एंकर की बात कर रहे थे। ग्रेट। चिंतन जी, एक आखिरी सवाल जाते समय, मैं लार्जली छोटे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यूजुअली भी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक कंसर्न ये है कि अभी आपने बताया जैसे प्रूडेंशियल अपना कुछ हिस्सा बेच रहा है, बिल्कुल। अ, और बिकॉज प्रूडेंशियल तो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है आपकी कंपनी में, तो क्या गोइंग फॉरवर्ड इस पे कोई क्लैरिटी आप दे सकते हैं कि ये कितना हिस्सा जो है मार्केट में धीरे धीरे करके ऑफलोड करते रहेंगे? क्योंकि ऐसे कुछ बड़े आईपीओ में हमने देखा है कि जैसे शेयर प्राइस बढ़ती है तो एक नया ब्लॉक आ जाता है, तो स्टॉक प्राइस जो है ना वो अच्छे से अप्रिशिएट ही नहीं हो पाती है। मैं समझ रहा हूँ कि ये काफी मतलब वैसी बात है कि इसके ऊपर आपका टिप्पणी करना शायद उचित ना हो, पर फिर भी यदि इस पे कोई भी किसी भी प्रकार की क्लैरिटी आपके पास है, क्योंकि प्रूडेंशियल एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है, दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं आपके। तो मेरे प्रमोटर्स। ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और फिर वो उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया होगा शायद इस बारे में। तो सिर्फ उतना कहना चाहेंगे कि जो सेबी के गाइडलाइंस है उसमें न्यूनतम शेयर होल्डिंग 25% की होनी चाहिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की। और जैसा अभी गाइडलाइंस है उस हिसाब से, और जैसे लिस्टिंग हो सकती है 3 से 5 साल की अवधि में, उन्हें जो करंट उनका 12.5% उन्होंने डाइल्यूट किया, उन्हें और 12.5% करना पड़ेगा टू रीच द 25% मिनिमम मार्क। हम ऐसा मानते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा भी हो सकता है कि अगर मार्केट के उतार चढ़ाव के वक्त उनको और पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। एक होता है कि ऊपर 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 जाते जाए, पर अल्टीमेटली किसी भी नए शेयर सेल के साथ या फिर इसके साथ मार्केट ग्रो होगा ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है। और
इंडिया के मार्केट में अगर अच्छा कोई हम जैसे कि आपने कहा हम भी इन्वेस्टर्स हैं और हमारे पास भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें हम लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो मार्केट उसको उसका जो फेयर प्राइस है वो दे देता है। जो टेक्निकल कारण है जैसे कि आपने कहा जो ओवरहैंग हम कहते हैं, सेलिंग शेयर होल्डर ओवरहैंग वगैरह, अगर कंपनी अच्छी है तो वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, लार्ज इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो तो इस बात का मौका ढूंढते हैं या फिर उनको उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो जो एक ओवरहैंग होता है उसे लोग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, पर अगर कंपनी अच्छी है और आपने आपके पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए रखी, कोई भी कंपनी हो, तो आपको ये ओवरहैंग्स का कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स आपको कंपनी में ही विश्वास नहीं है। अगर कंपनी में विश्वास है तो आपको ये जो टेक्निकल ओवरहैंग्स है उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट, वंडरफुल चिंतन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको अग्रिम बधाइयां एक बार फिर से आईपीओ की सफलता के लिए। ऑल द थैंक यू बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।